हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से, और हम लोग आज विश्लेषण करेंगे 4 राज्यों के चुनाव परिणामों के बारे में, जो एक तरह से कहा जाए तो बहुत चौंकाने वाला है। इस समय भारत में मीडिया 2 हिस्से में बटा हुआ है, न केवल गोदी मीडिया और एक दूसरा मीडिया, बल्कि टेलीविज़न मीडिया और सोशल मीडिया। तो टेलीविज़न मीडिया हमेशा से दिखा रहा था कि बीजेपी जीत रही है। सोशल मीडिया यानी जो यूट्यूबर, जो लोग जाकर के सर्वे कर रहे हैं, और कुछ राजीव रंजन जैसे पत्रकार या अजीत अंजुम जी को तो मैं यूट्यूब ही मानूंगा, लेकिन राजीव रंजन जी जो न्यूज़ 24 के हैं, वो हमेशा यह दिखा रहे थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत बिल्कुल ख़राब है। आज बल्कि उन्होंने कहा भी है कि चुनाव परिणाम देख करके हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ज़मीन पर ऐसा नहीं कहीं था। खैर, तो हम लोग इस बात की समीक्षा करेंगे आज कि कौन जीता कौन हारा, कौन सा मुद्दा जीता कौन सा मुद्दा हारा, कौन से लोग जीते कौन से लोग हारे। आइए देखते हैं 4 में से 3 राज्य, जिसको काऊ बेल्ट के राज्य कहा जाता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इन तीनों में ही बीजेपी लगभग जीत की ओर बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो उसकी जीत पक्की हो गई है, छत्तीसगढ़ में भी लग रहा है कि जीत जाएगी। लेकिन हम लोग 12:30 बजे वीडियो बना रहे हैं, चूंकि वहां कई सीटों पर मार्जिन 500-400 के आसपास है, तो अगर इसमें कोई फेरबदल हो जाता है तो आप हमारे इस समीक्षा को उसी के संदर्भ में देखिएगा। फिर भी जिस तरह की पराजय की बातें चल रही थी, उस तरह की पराजय बीजेपी की तो हुई ही नहीं, बल्कि उल्टे उससे बहुत कई गुना बड़ी जीत हुई है, खासकर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी। छत्तीसगढ़ में तो कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि कांग्रेस इस तरह से हारेगी, लेकिन हार गई है। अब सवाल बनता है कि कहां क्या क्या हारा और क्या क्या जीता। और ये बात मैं चूंकि अपने चैनल पर कर रहा हूं, और मेरे चैनल पर जो मेरे दर्शक लोग हैं वह विगत 1 महीने से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जान रहे हैं कि हम लोग किन किन बातों में क्या क्या बातें देखते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है। जैसे मैं इस चुनाव में एक बात जो देखूंगा कि राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या को बीजेपी ने बहुत प्रमुख मुद्दा बनाया। कन्हैया लाल दर्जी, जिसकी हत्या का आरोप एक मुसलमान पर है, और यह कहा गया कि वह मुसलमान जो है आतंकवादी भावना से कन्हैया लाल का मर्डर किया, क्योंकि कन्हैया लाल ने कहीं कुछ इस्लाम के बारे में कहा था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे बीजेपी नेता राजस्थान में उसको मुद्दा बनाए ही, यहां तक कि चुनाव के ठीक 1 दिन पहले अखबारों के फ्रंट पेज पर उस पुराने समय की अखबार की रिपोर्टिंग को प्रचार के तौर पर बीजेपी ने प्रचारित किया और चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। कन्हैया लाल का मर्डर और उससे पहले एक घटना घटती है, मैं दोनों की तुलना करूंगा। पेशाब कांड। मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक नेता एक आदिवासी व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब करता है, उसकी वीडियो वायरल होती है, लेकिन वह मुद्दा नहीं बन सका मध्य प्रदेश में, क्योंकि इतनी बड़ी सीट अगर जीत रही है बीजेपी, तो जाहिर सी बात है कि आदिवासी बहुल इलाकों में भी वो जीत रही है, और वहां के आदिवासियों ने भी बीजेपी को वोट दिया। न तो बीजेपी के नेता के कारण वो दूर हटे, और न उस पेशाब करने वाले व्यक्ति के ब्राह्मण होने के नाते लोग दूर हट गए कि क्योंकि ब्राह्मण यहां बीजेपी की तरफ है तो हम हट जाएं। यानी कि ब्राह्मण का पेशाब करना मुद्दा नहीं बना, लेकिन मुसलमान का मर्डर करना मुद्दा बना। ये आप दोनों मुद्दों में देख सकते हैं। यहां पर इस मुद्दे को उतना तवज्जो समाज ने नहीं दी। अब मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, पार्टी हमेशा अपने हिसाब से मुद्दा बनाएगी, लेकिन समाज ने तवज्जो नहीं दी। तो इस पर मैं कह सकता हूं कि हम सामाजिक मुद्दों की बात करें, जो लोगों को बहुत तेज से इग्नाइट कर देते हैं, गुस्सा दिला देते हैं, और जो राजनीति में भावुकता और जज्बात पैदा करने के काम आते हैं, ये दोनों ही मुद्दों में से कोई मुद्दा ठीक नहीं है। जिसने पेशाब किया उसकी भी अपनी व्यक्तिगत मानसिकता, और वह जो मर्डर किया उसकी भी अपनी व्यक्तिगत मानसिकता, लेकिन एक जगह उसको सामूहिक
भावना के उभारने का आधार बना लिया गया, दूसरी जगह नहीं बनाया जा सका, या न बना न लोग बनाए। तो एक मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा, मैंने बार बार कहा है कि मोदी जी अब क्षेत्रीय नेताओं को भी हटा रहे हैं। कभी अपने से ऊपर के नेताओं को हटाए थे 2014 के बाद जब आए थे, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, सुमित्रा महाजन आदि, कलराज मिश्र, कल्याण सिंह वगैरह। फिर इसके बाद दूसरे कार्यकाल में अपने बराबर के नेताओं को हटाए वो 2019 के आसपास। और अब अपने से नीचे कैडर के नेता, उम्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कैडर में जो नीचे नेता हैं, जो मुख्यमंत्री पद पे हैं, उनको इन्होंने हटाया। तीनों ही प्रदेशों में मोदी जी खुद अपने चेहरे पर चुनाव लड़े। मैंने इस संदर्भ में समीक्षा की थी कि वहां के स्थानीय नेताओं को हटा देने से स्थानीय नेताओं में रोष आएगा और उनका जो अपना एक बेल्ट होता होगा वोट का, उससे नुकसान हो जाएगा। यह बात गलत साबित हुई, बल्कि मोदी और ज़्यादा प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत गए हैं इन तीनों प्रदेशों में, क्योंकि अन्यथा ऐसी संभावना नहीं दिख रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी के क्षेत्रीय नेताओं पर, उनके खिलाफ जाकर भी मोदी जी बड़े चेहरा निकले हैं क्षेत्रीय चुनाव में। वैसे तो बड़े चेहरा हैं वो, लेकिन उनके खिलाफ जाकर भी वसुंधरा राजे जिस तरह से नाराज होकर घूम रही थी, उनके खिलाफ तमाम लोग बयान दे रहे थे। तो ये दूसरी बात है, जो इंटर बीजेपी बात है, बीजेपी के भीतर की बात है ये। तीसरा एक मुद्दा वह है जाति जनगणना का मुद्दा, जो राहुल गांधी ने उठाया और जिस पर बिहार सरकार आगे बढ़ गई है। जातीय सर्वे में यह कहा गया कि ओबीसी की जाति जनगणना की जाएगी, और इन तीनों प्रदेशों में कांग्रेस बीजेपी के सामने लड़ती दिख रही थी। कांग्रेस की सीटों का घट जाना यह दर्शाता है कि वहां के लोगों ने, जो बिहार और यूपी में लोग जाति सर्वे के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, अब वोट होगा तो क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा, सोशल मीडिया के जरिए मैं बात कर रहा हूं, मतदाता के रूप में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उस मुद्दे को स्वीकारा नहीं गया। तो अगर हम चुनाव परिणाम के आधार पर चर्चा करें तो जाति सर्वे का जो नया मुद्दा उठाया गया है, उस पर मतदाताओं ने, खासकर उस वर्ग के मतदाताओं ने जिस वर्ग के मतदाता यहाँ के, यह माना जा रहा है कि चाहते हैं कि जनगणना हो जाए, हमें हिस्सेदारी मिल जाए। और यह भी दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के साथ उन मतदाताओं का जाना यह दर्शाता है कि उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, यानी वे इस बात को नहीं मानते कि सवर्ण लोग हमारा शोषण किए हैं और बीजेपी सवर्णों की पार्टी है। या तो बीजेपी को अपनी सब पार्टी मानते हैं या सवर्णों को शोषणकर्ता नहीं मानते। तीन प्रदेशों के लोग इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिए, यह कहा जा सकता है। चौथी बात, हिंदू मतदाता मंदिर के साथ गया है लेकिन संविधान के साथ नहीं गया है। जी हां, नहीं गया है। आप कहेंगे क्या बीजेपी संविधान के साथ नहीं है? मैं मुद्दे से होने की बात कर रहा हूं। संविधान बचाओ यात्रा अगर कह दीजिए कहीं कि संविधान खतरे में है, संविधान बचाना है, तो बीजेपी का चाहे छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़े नेता हो, वो इसको ये पता चल जाता है कि यह कहने वाला उसके खिलाफ है। यानी कि बीजेपी कभी भी संविधान को अपना मुद्दा बनाती ही नहीं है, बल्कि जो लोग भी संविधान को मुद्दा बनाते हैं उन्हें वो अपने खिलाफ मानती है। ठीक उसी तरह से कि जैसे अगर कोई व्यक्ति लिख दे जय श्री राम या राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो बीजेपी मान लेगी कि ये उसका वोटर है, उसका कार्यकर्ता, उसका समर्थक है। तो अगर इन दोनों की हम तुलना करें कि संविधानवाद बनाम धर्मवाद, तो धर्मवाद जीत गया है इन तीनों ही प्रदेशों में, और जनता ने संविधान की बजाय धर्म में तुलनात्मक रूप से आस्था प्रकट की है। चौथी बात कि सामाजिक न्याय की लड़ाई और धार्मिक न्याय की लड़ाई, बीजेपी धार्मिक न्याय की लड़ाई लड़ती है। वो कहती है हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। सामाजिक न्याय वाले कहते हैं एससी एसटी ओबीसी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और यही बात वहां उनके प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस, और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर एसपी और बीएसपी भी चुनाव लड़ी हैं, वह उठा रही थी। लेकिन अभी भले ही वोट प्रतिशत का खुलासा नहीं हुआ, अभी हम लोगों के पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से वहां चुनाव परिणाम दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के साथ अगर एसपी और बीएसपी के जो वहां के वोटर्स का परसेंटेज है मिला भी दिया जाएगा, तब भी
ऐसे प्रचंड जीत के सामने वो जीत के लायक बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे। अर्थात मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये चुनाव परिणाम दर्शाते हैं कि जनता, जी हाँ, वह जनता नहीं जिसके नाम पर आप गालियां लिखते हैं। कभी लिखा तिलक तराजू और तलवार सन 90 में, आज तक वहीं का वहीं है नारा। ब्राह्मणों ने सहयोग किया तभी मायावती जी 3 बार मुख्यमंत्री बनी है। तो सिर्फ द्वेष भरना, सिर्फ नारे लगाना, सिर्फ हम ही हमारे से बनाएंगे सरकार कहना ठीक नहीं है। उन मतदाताओं को समझाइए जो वोट दे रहे हैं वो किस जाति वर्ग के हैं। तो बिहार में जो यह कहा गया कि 15% बनाम 85%, जो मूल निवासी हर लोग अपने अपने नाम के नीचे और स्लोगन के नीचे लिख रहे हैं, ये मूल निवासी नारा लगाने वाले केवल यूपी और बिहार के कुछ लोग हैं। क्योंकि जब वोटिंग की बात आ रही है तो वोट में तो बीजेपी जीत रही है। क्योंकि अगर आज के समय पर तुलना की जाए तो जो लोग इस तरह की बात लिखते हैं या मानते हैं, ठीक है कि वो कांग्रेस से भी नफरत करते हुए दिखते हैं, लेकिन जब बीजेपी और कांग्रेस में तुलना की बात आती है तो संविधान के करीब चूंकि कांग्रेस है तो उनका वोट तो कांग्रेस में जाना चाहिए। फिर कहां जा रहा है वोट? तो यह तीसरी बात है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले या लड़ने का दावा करने वाले वास्तव में धार्मिक लड़ाई के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। मैं फिर से कह दूं कि जब से मोदी सरकार बनी है, यानी धर्म के नाम पर जब से सत्ता मिली है, भले हमारे समाज में ब्राह्मण धर्म का सिरमौर है, लेकिन संविधानवाद की सबसे तेजी से आवाज उठाने वाले लोगों में से भी सबसे ज्यादा उसी जाति और समुदाय के लोग हैं। हाँ, आपके यूपी में मतदाता वर्ग कुछ जातियां ऐसी हैं कि जो कुछ विशेष पार्टियों के साथ हैं, और अगर वह विपक्ष में है तो बीजेपी की आलोचना करेंगी। लेकिन उसी जाति के लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कहां खड़े हैं? तो यह बहुत सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि सोशल मीडिया पर हम जो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मतदान में वह मनोविज्ञान बिल्कुल उल्टे दिखाई दे रहा है, एकदम से उल्टा दिखाई दे रहा है। और पांचवी बात यह है कि एक आरोप रहा है कि चुनाव में धांधली की जा रही है। तो अगर चुनाव में धांधली भी की जा रही है तो किसके जरिए? निर्वाचन आयोग के जरिए। निर्वाचन आयोग किसके नियंत्रण? केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार यानी मोदी। और इतना विरोध के बाद भी अगर वो धांधली कर ले रहे हैं और इसके बाद भी लोग चुनाव परिणामों को मानेंगे ही, मानना ही है, तो फिर तो यह मान लिया जाए कि जनता भी उनके साथ, निर्वाचन आयोग भी उनके साथ। भाई, अगर जो ये मानेगा चुनाव परिणाम फेयर है तो जनता उनके साथ, जो ये मानेगा कि ये फेक है तो निर्वाचन आयोग उनके साथ। आइए अब ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग पर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कोई बीजेपी में चला जाता है उस पर से जांच बंद हो जाती है, जो उसके खिलाफ बोलता है उसको जेल में भिजवाया जाता है। इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं, एकदम तस्वीर साफ है। लेकिन जनता तो इसको नहीं मान रही है। अगर इस चुनाव परिणाम को सही मान रहे हैं तो, और खराब भी मानेंगे तो भी शक्ति से फिर तुलना कर लीजिए कि शक्ति के दुरुपयोग की क्षमता उनके पास अगर है तो कर ले रहे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि 40 साल तक कांग्रेस ने क्या किया, 50 साल तक कांग्रेस ने क्या किया, कम से कम वो यही मान लेते कि 40-50 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी तंत्र का ऐसा दुरुपयोग नहीं किया कि दूसरी पार्टियां पैदा ही न हो पाए। आज तो जो पैदा हो गई हैं वो नहीं टहल पा रही हैं ना। मैं कांग्रेस के या बीजेपी के या सपा के, बसपा के या बीआरएस के पक्ष या विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग फौरन बोलने वाले को पकड़ने लगते हैं। मैं कई एंगल से आपको सोचने का एक विषय दे रहा हूं कि ऐसे से सोचिए आप। मैं फिर से कहने जा रहा हूं कि अगर आप मानते हैं कि जनता के वोट से बीजेपी जीत रही है तो जनता के वोट में किसका वोट है भाई? अगर ओबीसी, एससी, एसटी वोट दिए ही नहीं है क्योंकि आरएसएस मनुवादी है और आरएसएस की गोद से पैदा हुई बीजेपी मनुवादी पार्टी है, तो यह वोट किसका मिला? किसका वोट है ये? तो फेयर मानेंगे तो इसका मतलब है कि समाज जो है मनुवाद की तरफ है। वैसे मैं आपको व्यवहारिक बात बता दूं, मेरे चैनल से जुड़े ज्यादातर दर्शक जो कमेंट के जरिए मैं महसूस कर पाता हूं, वो उस वर्ग से हैं जो संविधान को अपने दिल से लगाकर चलते हैं। लेकिन मैं उसी वर्ग की अन्य जातियों की अगर बात करूं, हर जाति में ऐसे लोग नहीं हैं। मैं अपने यहां और बहुत सी जातियों को देखता हूं जो एकदम पीतांबर ओढ़े, वो किसी भी कीमत पर नहीं, धर्म की राजनीति होनी चाहिए। इसीलिए बल्कि मैं कहता हूं कि मुसलमानों का साथ तो किसी को नहीं चाहिए, सबने धोखा दिया।
40 साल तक जब तक कांग्रेस एकदम एक तरफा सत्ता में थी, माना जाता है कि ब्राह्मणों की सत्ता थी। अब ये अलग बात है कि अब आरएसएस जो पहले मुहिम चलाता था कि नेहरू ब्राह्मण ही नहीं थे, आजकल बहुत सारे ब्राह्मण भी ये बात कहने लगे हैं, बहुत सारे ब्राह्मण सफाई दे रहे हैं कि नहीं वो ब्राह्मण ही थे। लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि नेहरू और कांग्रेस जो है ब्राह्मण की सत्ता चलाई, हम मान लेते हैं। कारण पे मत जाइएगा क्यों चलाए, कहां से चलाए, क्योंकि कारण पे जाएंगे ना तो फिर तो मायावती जी की सत्ता भी ब्राह्मण ही चलवा रहे थे और आरएसएस की सत्ता भी ब्राह्मण ही चलवा रहे हैं। तो जो भी वर्ग जहां पढ़ा लिखा रहेगा, तार्किक रहेगा, तेज रहेगा, वो आगे रहेगा ही रहेगा। पाकिस्तान तो इस्लामिक मुल्क है ना, पंजाब प्रांत के लोग सारे पदों पर हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब सबसे संपन्न प्रांत है वहां का शुरू से। तो ये पूरी दुनिया में दिखता है। 1776 से अमेरिका आजाद हुआ है। अश्वेतों को अधिकार देने के ही आंदोलन चलाए गए, छीनने के कभी नहीं चलाए गए। लेकिन आज तक भी अश्वेत अधिकार नहीं पा सके और न तो उसको लेकर बढ़ पाए। अब इसके लिए कोई चेकअप करवाया जाए। सारी दुनिया के देशों को देख लीजिए और पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख लीजिए, आज भी गरीब का गरीब है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार हो जाएगा? यूरोप वाले आए, आक्रमण किए, कब्जा किए, उनको खरीदे, बेचे, फिर उनके लिए संविधान लिख के उनको आज़ाद करके चले गए। फिर इसके बाद पर्यटन बन के आते हैं, उनको पैसा देते हैं, खाओ पियो रहो, लेकिन वो लोग नहीं विकसित हो रहा है। तो उसके लिए क्या केवल यूरोप के लोग जिम्मेदार हैं? यानी कभी कभी अपने तरफ भी देखना चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अगर हम 800 साल तक गुलाम थे, 600 साल मुस्लिम आक्रमणकारियों के और 200 साल अंग्रेजों के, तो हम केवल ये कह दें कि वो लुटेरे थे या अंग्रेज बड़े धूर्त थे, इतने से ही नहीं काम चलेगा। हम अपना भी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि हमारे में क्या गलती थी, और हम पाते हैं कि जो हमारे में सबको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था, संभवतः हम उसी से पीछे थे। संभवतः ही कहेंगे, क्योंकि कोई भी कारण अंतिम नहीं हो सकता। तो आप भी कई तरीके से, कई एंगल से सोचिएगा और एक बार इंट्रोस्पेक्शन करिए कि आखिर ये क्या कारण है जहां से इस तरह के परिणाम आ रहे हैं। मैं देख रहा था दिमनी जो क्षेत्र है जहां से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ दंडोतिया चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी से। दोनों में कांटे की टक्कर है। थोड़ी देर तक बीएसपी के प्रत्याशी दंडोतिया आगे चल रहे थे। तो मैं एक बात यही बता दूं कि दंडोतिया जाति के ब्राह्मण हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं वहां के। इस नाते ब्राह्मण उनके साथ बहुत ज़्यादा मुस्तैदी से थे, जबकि वो इलाका बीडी शर्मा का है जो मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष हैं और वो भी ब्राह्मण हैं। तो एक सीट पर जहां बीएसपी लीड करते दिख रही थी, वहां का प्रत्याशी ब्राह्मण हुआ। मैं नहीं ब्राह्मण की ही बात नहीं कर रहा हूं, यानी बीजेपी का एक कोर वोट शिफ्ट हुआ। जाति में भाई ब्राह्मण कहां वोट दे रहे हैं? बीजेपी को दे रहे हैं। 1 2 4 जो मुखर वक्ता हैं जो वो भले खिलाफ हैं, एक वोटर के तौर पर जाति बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के साथ वही ब्राह्मण है जो घराने वाले ब्राह्मण हैं, जो परिवार में हैं, या फिर जो बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं इस समय। आप चाहे संविधान समर्थक मानिए, चाहे तानाशाही के खिलाफ वाले मानिए, चाहे लोगों से सहानुभूति रखने वाला मानिए, चाहे शाश्वत सत्ता विरोधी विचार का व्यक्ति मान लीजिए। प्रायः बुद्धिजीवी सत्ता का विरोधी ही होता है, हमेशा वो विपक्ष में रहता है। जो भी मान लीजिए, वह ऐसे ब्राह्मण बीजेपी के खिलाफ हैं। तो ये सोचना होगा कि आखिर हमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या दिख रहा है। और ये जो दिख रहा है, अगर यही सही है तो 2024 की तस्वीर तो इससे अच्छी दिखाई दे जाएगी ना। अच्छी मतलब तस्वीर अच्छी नहीं, अच्छे से दिखाई दे जाएगी, फिर वो दिख जाना चाहिए। अगली बात हम कह दें, और ये बात मैं सबसे पहले शुरू भी किया था, कि इंडिया गठबंधन कहाँ रह गया? एनडीए बिना गठबंधन के पास हो गया। यहाँ गठबंधन बन रहा है पार्टियों का, तो भी बन तो खैर नहीं पाया और फेल हो गया। लेकिन अगर हम बनने की बात करें भी तो छत्तीसगढ़ में कौन सी पार्टी लड़ रही है? वहाँ तो कोई गठबंधन की पार्टी है ही नहीं जो इंडिया गठबंधन में हो या जिसके होने की संभावना हो। फिर वहाँ कैसे चुनाव हार रहे हैं? तो ये जो ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, जिस पर जनता ये मान रही थी कि ये दुरुपयोग है शक्ति का। जनता मानने का मतलब कोई भी जो देखेगा वो मान लेगा, चाहे उसके बाद भी वो कहे ठीक हो रहा है या वो कह दे कि नहीं ये गलत हो रहा है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ा और जनता बीजेपी के ही साथ गई। तो अगर हम इन सभी बातों का मूल्यांकन करें, तो अगर आप मतदाता वर्ग के हिसाब से देखेंगे, इस चुनाव को फेयर मानेंगे, तो भी जनता धर्म की तरफ जा रही है, संविधान के दुरुपयोग पर ध्यान नहीं दे रही है। सामाजिक न्याय की बजाय वह धार्मिक ध्रुवीकरण पर जा रही है।
शिक्षा, स्कूल, रोजगार की बजाय वह राम मंदिर की तरफ जा रही है। ये जनता का मैंडेट है और कोई बीजेपी का श्रोता मुझसे नाराज नहीं होगा, क्योंकि यही तो हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं है। 2019 में चुनाव के ठीक पहले रेलवे की वैकेंसी आई थी, आज तक क्लियर नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती आज तक नहीं हुई है। हर जगह पेपर लीक, कैंसिल। तो सत्ता बदलनी चाहिए ना, जैसे राजस्थान में बदली है वैसे मध्य प्रदेश में बदल जानी चाहिए थी, नहीं बदल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इस चुनाव को बहुत ध्यान से देखिए और इतने ध्यान से देखिए कि आप अपने दरबे से बाहर निकलिए। यह मत मान लीजिए कि जिस दरबे के भीतर आप बैठे हैं, ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ, कि आप जिस दरबे के भीतर बैठकर पूरी दुनिया का अनुमान लगा रहे हैं, दुनिया वैसी ही है, दुनिया उससे बहुत अलग है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके दरबे जैसी ही दुनिया भी हो जाए, तो उसके लिए केवल सोचने से नहीं काम चलेगा। पहले तो चिंतन करना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी और फिर उस पर कार्य करना पड़ेगा। अन्यथा आप अपने घर में अपनी डफली, अपना राग अलापिए, समाज तो जिधर जा रहा है आप देख ही रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर से यह मानता हूं कि मोदी सरकार की लोकप्रियता के बावजूद भी देश में संविधान का प्रसार अवरुद्ध हुआ है, धार्मिकता, कट्टरता का प्रसार हुआ है, जो संविधानवाद के विपरीत है। इसलिए मैं इन चुनावों की समीक्षा के तौर पर यह कहूंगा कि चाहे वह किसी भी तरीके से जीत हुई हो, शक्ति के दुरुपयोग से या जनमत से, ये दोनों ही हमारे लिए संविधान के प्रति आशंका पैदा करने वाला साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर शक्ति का दुरुपयोग करके हुआ है तो शक्ति का दुरुपयोग वही करेगा जो शक्ति में होगा, और अगर जनता ही ऐसा करवा रही है या होते देख करके भी साथ में खड़ी है तो ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो मेरी समीक्षा के अनुसार यही है। शेष आप लोग अपना विचार दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।